नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम मुख्तार अंसारी, जिसकी कल रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। परिवार कह रहा है कि यह प्राकृतिक मौत नहीं, सुनियोजित हत्या है। उनका कहना है कि मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए, क्योंकि उन्हें दिल्ली के प्रशासन पर, यूपी के प्रशासन पर भरोसा नहीं है। उधर विरोधी मुख्तार की मौत पर बीजेपी को घेरने में लगे हैं। कोई अतीक की मौत का रेफरेंस दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि यूपी में हत्या और मौत का फर्क मिट गया है। और इस सब के बीच खड़ा है लोकसभा चुनाव। क्या मुख्तार की मौत से यूपी में मुस्लिम सेंटीमेंट मजबूत होगा और किसको इसका फायदा हो सकता है, किसको इसका नुकसान हो सकता है? क्या मुख्तार की मौत से यूपी में बदल जाएगा चुनाव? आज की अड़ी इसी पर, लेकिन उससे पहले ये रील देखिए। Such deaths are happening and nobody knows how such deaths are taking place. बचा रह गया कहना, सब कुछ साफ है। ये भी जो पुलिस के कस्टडी में हत्या हो गई थी, तो बहुत सारे शक और शंका उत्पन्न हो रहे हैं। जिनकी मृत्यु हो गई उस पर क्या बोलना? योगी जी देख रहे हैं पूरे मामले को। स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या। देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत की। जो 144 धारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया है, एक रिएक्शन पैदा करने के लिए कि हिंदू मुसलमान हो जाए। देखना यह है कि वो जांच कितनी ईमानदारी से होती है। एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। The whole world had seen that earlier 2 convicted prisoners, one happened to be an ex-MP, was shot dead. आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है। तो देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं जो हम आपको दिखा रहे थे। मुख्तार की मौत से यूपी में इलेक्शन बदल जाएगा क्या, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ पूर्व एमएलए कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त एक जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताऊं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बड़ी बात कही है। हमें शक नहीं, यकीन, मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है। उमर अंसारी ने कहा है मुख्तार अंसारी के सुनियोजित हत्या मुख्तार अंसारी की गई है। उमर अंसारी ने कहा है हमें यूपी सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं। उमर अंसारी। और देखिए एक और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले भाई सिबगतुल्लाह। मुख्तार की मौत कैसे हुई सब जानते हैं, यह सिबगतुल्लाह अंसारी का बयान है। मुख्तार की मौत के पीछे साजिश, यह कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई। मुख्तार के पीठ पर वार किया गया, सिबगतुल्लाह ने यह बयान दिया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बांदा के सीएमओ का बयान आया है। कार्डियक अरेस्ट से हुई है मुख्तार की मौत, यह सीएमओ बांदा का कुछ देर पहले बयान आया है। वो कह रहे हैं कार्डियक अरेस्ट आया, दिल का दौरा पड़ा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत, यह कह रहे हैं सीएमओ। मुख्तार के शव का बिस्तरा सुरक्षित रखा गया, बांदा के सीएमओ का यह बयान है। और इस बीच एक और बड़ी खबर उसके परिवार से जुड़ी हुई। पोस्टमार्टम पर मुख्तार के परिवार ने मांग रखी है, दिल्ली एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करे, ये मांग रखी गई है। बांदा डीएम को उमर अंसारी ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हमें यूपी के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं है। ये चिट्ठी का हम आपको विजुअल भी दिखा रहे हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें, ये उमर अंसारी ने कहा है। बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर हमें भरोसा नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी के बेटे की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, बड़ी खबर। जनाजे में शामिल होने की अब्बास अंसारी ने इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की है अब्बास अंसारी ने। और पॉलिटिक्स कैसे हो रही है वो हमने आपको रील में दिखाया था, एक ये बयान देख लीजिए जल्दी से। मुख्तार अंसारी की मौत पर अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है। यूपी में दहशतगर्द अभी भी जारी है, वो कह रहे हैं जेल के अंदर गोलियों से भून दिया जाए, वो यूपी है, ये वो कह रहे हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का एक बड़ा बयान। मुख्तार पर तेजस्वी के बयान की नीयत सब समझते हैं, यह नित्यानंद राय ने कहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लालू को अपराधियों को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है, तेजस्वी वोट तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, यह कहा है नित्यानंद राय ने। तो जो बड़ी खबरें थी इससे जुड़ी हुई, वो सारी खबरें मैंने आपके सामने रख दी हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं अब आपको यह बता देता हूं। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। पीयूष राय के बारे में आप जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं
पूर्व एमएलए कृष्णानंद राय के बेटे हैं। मेरे साथ शैलेंद्र सिंह हैं, पूर्व डीएसपी हैं यूपी पुलिस के। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सारिका पासवान हमारे साथ हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। ममता काले हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत है। पीयूष और शैलेंद्र जी, आप दोनों से शुरुआत करूंगा मैं। पीयूष, हम बड़े रिएक्शन आपके देख रहे हैं। आप कह रहे हैं ये भगवान का न्याय। क्यों कह रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत को आप भगवान का न्याय? देखिए, क्योंकि भगवान का न्याय इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप ही लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही मैंने ये जाना है कि जो डॉक्टरों के पैनल ने पहली बार अपना रिपोर्ट दिया है कल मृत्यु होने पर, उन्होंने ये बताया था कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई है। और ये एक कार्डियक अरेस्ट की मृत्यु ये भगवान का इसलिए न्याय है कि क्योंकि आज तक न्यायपालिका से हम लोगों ने जितने गुहार लगाए, 2019 में उसके विपरीत फैसला आया, जबकि जब से आदरणीय पूजनीय महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तब से एक जीरो टॉलरेंस की नीति इन अपराधियों के खिलाफ सरकार ने अपनाई, जिसके चलते 2023 में एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको सजा दिया। और मेरे पिताजी के ही केस में 7 साल की सजा इनको और इनके भाई को 4 साल की सजा मिली। और थोड़ा सा ये लगा कि जिस तरीके की निर्ममता से हत्या की गई थी मेरे पिताजी की, थोड़ा सा मुझे लगा कि सजा में कुछ कमी रह गई। लेकिन ये उम्मीद जरूर था कि हाई कोर्ट में हम लोगों ने अपील कर रखा था 2019 से ही, उसमें बयान और बहस चल रही थी। तो ये लग रहा था कि कभी ना कभी हाई कोर्ट से इसका फैसला आएगा और वो फैसला अपने पक्ष में होगा। तब तक उससे पहले ये कल रात हम लोगों को खबर मिली तो ये लगा कि भगवान पे जो भरोसा हम लोगों ने जताया, एक उम्मीद लगाई थी कि भगवान इसका न्याय जरूर करेगा। क्योंकि रमजान के इस पाक महीने में जब भगवान ने एक ऐसा सुनहरा मौका देखा और अपने हम लोगों के किए हुए संघर्षों का हमने जो बलिदान दिया, अच्छा पीयूष, अपनी बात से पेश किया। ठीक है पीयूष, आपकी बात बीच में कट गई थी। आप एक काम करिए पीयूष, थोड़ा आगे की तरफ होकर बैठिए, मोबाइल फोन के कैमरे की तरफ, या जिससे भी आप जुड़े हैं तो थोड़ा और अच्छे से आप देख पाएंगे। थोड़ा और आगे होके आप रहिए पीयूष। मेरे साथ शैलेंद्र सिंह जी भी हैं। वो नहीं, वैसे कर लीजिए जैसा आपने किया था। हाँ, ऐसा ठीक है शैलेंद्र जी, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जब नाम आता है तो आपका नाम भी साथ में जुड़ता है। जेल तक भुगतनी पड़ी आपको मुख्तार अंसारी की वजह से, आप लगातार कहते हैं। आज मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, तो क्या आप भी मानते हैं कि ये भगवान का न्याय है? शैलेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शैलेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं आ रही, पीछा उनको जोड़िए। पीयूष, लेकिन विपक्ष इसको परिवार इसको सुनियोजित हत्या कह रहा है, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, आपका कुछ कहना है इस पर? देखिए, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। विपक्ष तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति में एक विशेष समुदाय को अपने वोट बैंक के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहा है और विपक्ष इसको इस्तेमाल करेगा ही, क्योंकि विपक्ष के ही परिश्रय पे, विपक्ष के ही संरक्षण पे एक अपराधी इतना बड़ा माफिया बन गया पूर्वांचल का, चाहे ये हो चाहे अतीक अहमद जैसे अपराधी रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि विपक्ष से जो बयान आ रहे हैं वो लाजमी है, वो आने ही थे। और विपक्ष के बयान को जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है। और मैं आपको एक स्पष्ट बातों में बताता हूँ कि कल जब ये घटना मैं अपने क्षेत्र में था, मोहम्मदाबाद विधानसभा में, जब ये खबर लोगों के बीच में आई, लोगों ने जिस हर्षोल्लास से इस फागुन महीने में दिवाली मनाई है, मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरी रात पटाखे बजे हैं। मैं सुबह भोर में 5 बजे अपने माता जी के कहने पे बनारस आया और क्योंकि हम लोगों को दर्शन करने जाना था। आप तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत पर पटाखे छूटे हैं वहां पर? बिल्कुल, पूरे मोहम्मदाबाद में, पूरे गाजीपुर में पटाखे छूटे हैं। हाँ। लोगों ने अपने क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है, लोग इस तरीके से घूम नहीं सकते हैं, लोगों ने अपने घरों के बगल में, अपने मोहल्लों में मिठाइयां बांटी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, और विपक्ष को मैं इससे क्लियर मैसेज मिल सकता है कि आप जनता के अंदर बसने वाले व्यक्ति, जो उसके प्रारूप बसे हुए हैं जनता के बीच में, जो उसका इमेज बना हुआ है, वो आपकी कथनी से नहीं बदलने वाला है। ठीक है, मैं जरा शैलेंद्र जी से भी बात करता हूं। पीयूष, आप रहिए मेरे साथ, अभी फिर आता हूं आपके पास। शैलेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है अभी? शैलेंद्र सिंह जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
शैलेंद्र सिंह जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है शैलेंद्र सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। पीयूष, आप मेरे साथ रहिए, मुझे मालूम है कि आपको थोड़ा कहीं जाना है, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आप मेरे साथ रहिए। मैं अब धर्मेंद्र जी आपसे सवाल करूंगा। धर्मेंद्र जी, पीयूष राय को सुना आपने, वो कह रहे हैं मोहम्मदाबाद गाजीपुर में पटाखे जले हैं जब मौत की खबर आई मुख्तार अंसारी की, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में रहने का हक नहीं। एक माफिया डॉन की मौत पर समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी क्यों दिखती है? रहे हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक के जान की सुरक्षा करे। अगर ये सुरक्षा करने में असफल हो जाती है, इसका मतलब ये सरकार असफल हो गई है और शून्यकाल से गुजर रही है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। दूसरी बात, कानून से बड़ा कोई नहीं होता इस देश में, कानून से बड़ा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी नहीं है। हमारा सवाल बार बार इस बात पर है कि जो जुडिशियल ट्रायल है, जो जुडिशरी का प्रोसेस है, उससे बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुंह क्यों मोड़ लेती है। विकास दुबे वाले मामले में भी हमने बार बार कहा था कि जुडिशियल ट्रायल से बचाने के लिए विकास दुबे की गाड़ी पलटाई गई थी, ताकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो संलिप्तता थी उससे पर्दा ना हट जाए और भारतीय जनता पार्टी का असली जो चेहरा है, घटिया चेहरा है जो राजनीति का, वो सामने ना आ जाए। तो हम तो इसमें प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, अब तो धर्मेंद्र जी, अब तो न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। धर्मेंद्र जी, अब तो न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, अब भी आप लोगों को उस पर भरोसा नहीं है? अब दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आने दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, उनके और उनके परिवार की शिकायत करके उन्होंने बताया हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो क्यों बाधा जेल के जेल अधीक्षक और 2 डिप्टी जेल अधीक्षक को क्यों हटा दिया गया था? अगर उनकी शिकायत में कोई दम नहीं था तो ये इस कार्रवाई को योगी सरकार ने किया। इसका मतलब योगी सरकार ने माना कि ये गलती हो रही है। अगर गलती नहीं होती तो वो सस्पेंड नहीं करती। तो योगी सरकार खुद मान रही है कि जेल प्रशासन की तरफ से गलती हुई है। अब जेल प्रशासन गलती करके किसी को जहर देना शुरू कर दे, ये तो कहीं का निर्णय नहीं है, ये तो कहीं का निर्णय नहीं है। तो योगी सरकार है तो मान ले कि हमने जो निर्णय पहले लिया था वो गलत था। दूसरी बात, जो एसआईटी की जांच की बात कर रहे हैं आप, परिवार अगर मांग कर रहा है कि एसआईटी की जांच हो और पूर्व रिटायर्ड कोई जस्टिस हो। ओके धर्मेंद्र जी, ओके धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, ओके। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अब शैलेंद्र सिंह जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शैलेंद्र सिंह जी, हमारे साथ पीयूष राय हैं। देखिए, राजनीति जो हो रही है उस पर अलग है, लेकिन आप क्योंकि भुक्तभोगी हैं, क्या आप भी मानते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत भगवान का न्याय है? देखिए, मैंने कल जब मुझे ये सूचना मिली तभी मेरे मन में पहला यही सवाल आया कि जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा फल उसके सामने आता है। ये कहावत ऐसे नहीं है, प्रकृति का न्याय भी है। बहुत से लोगों की हत्याएं इन लोगों ने की, बहुत से लोगों को अपहरण किया, किडनैपिंग करके उसके बाद पैसा लिया, ज़मीन जायदाद कब्जा कर लिया। तो इन लोगों ने जो किया था, जो भय का साम्राज्य बाहर लोगों में बनाया था, वो धीरे धीरे टूटने लगा और टूटता इस कदर हुआ, टूटने लगा कि खुद ये भय के साए में आ गए। और जो बार बार ये न्यायालय से गुहार कर रहे थे मुझे स्लो पॉइजन दिया जाए, मुझे ये सब दिया जाए, वो एक इनकी कवायद थी कि हम किसी तरह से भी न्यायालय में ये प्रोजेक्ट कर सकें कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमें उत्तर प्रदेश की जेल से बाहर कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए। ये उसके लिए कवायद थी इनकी। नहीं, लेकिन शैलेंद्र जी सुनिए, शैलेंद्र जी, अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और कुछ दिन बाद उसकी वाकई में मौत हो जाए, तो ये केवल महज इत्तेफाक है या जो परिवार कह रहा है कि साजिश है? देखिए, मैं जैसे आपसे कहा कि पहले भी हमेशा ये सेट रूल है कि कोई भी मौत पुलिस हिरासत में होती है तो उसकी जुडिशियल और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। तो इंक्वायरी में तथ्य आएंगे, तथ्य के आधार पर न्यायालय निर्णय लेगा। जैसा आज पता चला आप लोगों के माध्यम से कि इस पर जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है, 1 महीने में निर्णय रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी, निर्णय देगी और उसके बाद न्यायालय में उस चीज को ले जाया जाएगा। इसका न्यायालय में निर्णय होता है जो गवाहों के सबूतों के आधार पे होता है। तो आपके कहने से, आरोप लगाने से किसी का कुछ नहीं होगा। हाँ, इन लोग जो बार बार ये आरोप लगा रहे थे, जो मेरी अपनी समझ है, वो मुख्तार को जहाँ तक चरित्र मैं जानता हूँ, वो उत्तर प्रदेश में वो खुश नहीं था, उसको परेशानियां थी। बाहर पंजाब के जेल में ऐश कर रहा था, या इसके पहले जब सपा बसपा की सरकार थी तो जेल में रह के भी ऐश कर रहा था। तो वो सुविधाएं अब नहीं मिल रही थी। उसकी छटपटाहट इतनी थी कि हम ये सब आरोप लगा के किसी तरह भी उत्तर प्रदेश से हम बाहर जाके अपना ट्रांसफर करा लें। तो अदर मतलब आपको मुख्तार की डेथ में कोई भी यहाँ पर कोई भी ग्रे एरिया नहीं दिखता? आप ये कह रहे हैं मुख्तार अंसारी की डेथ में आपको कोई यहाँ पर बिल्कुल कोई ग्रे एरिया नहीं दिखता?
देखिए, मुख्तार अंसारी को जैसे कहा जा रहा स्लो पॉइजन दे दिया। स्लो पॉइजन कौन देगा भाई? जेल में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, यही हैं। कौन अपनी नौकरी किसी के लिए दांव पे लगाएगा? 20, 25, 30 साल, 35 साल की नौकरी होती है लोगों की। ठीक है। और किसी एक के कहने पे कोई अपने परिवार को, अपनी नौकरी को दांव पे लगा देगा? ठीक है, ठीक है। सारिका पासवान को लाइए। सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता है और आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा है, दूसरे के साथ करते थे। अच्छा ठीक है, आरजेडी के नेता ने कहा है, सलन जी आप रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक पैटर्न बन गया है, हत्या और मौत का फर्क मिट गया है। ममता काले, हत्या और मौत का फर्क मिट गया है, आरजेडी कह रही है उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र जी आपको प्रणाम करती हूं। आपने खाकी का सम्मान बढ़ाया है और हर पुलिस अधिकारी अगर आपके जैसा इस देश के अंदर हो जाए ना सर, तो मुख्तार अंसारी इस देश के अंदर पैदा ही ना हो। तो आपको पहला प्रणाम। दूसरा, पीयूष राय जी जो कृष्णानंद राय जी के बेटे हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। आपके परिवार ने जो झेला है उसका कुछ ना कहीं, कुछ थोड़ा बहुत शायद न्याय आज हुआ हो, तो आपको और आपकी माता जी को मेरा प्रणाम। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ। सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि 36 साल से जो आतंक का साम्राज्य बनाया गया था, कल वो उस वक्त खत्म हो गया जब कुख्यात खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी हृदय गति से मर गया। अब एक जहर वाली स्टोरी पेडल की जा रही है कि जहर दिया गया है जेल के अंदर। जो शैलेंद्र जी ने बोला है बिल्कुल सही है, कोई उसको जहर देकर के अपनी नौकरी पर नहीं मुसीबत लेकर के आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो पत्र की बात है वो सच बात है। 2005 से मुख्तार अंसारी जेल के अंदर है, पंजाब की जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा था। बांदा जेल तो अभी कुछ समय पहले उसको शिफ्ट किया गया था। पहली बार मुख्तार अंसारी को पता चला कि जेल में बंद होना क्या होता है। अब वो यहां से निकलना चाहता था तो एक साजिश रची गई कि भाई मुझे यहां पर जहर दिया जा रहा है ताकि मैं वहां अरे जाऊं। तो कोई अपने खिलाफ साजिश रचेगा और फिर मर जाएगा वो। नहीं मर देखिए जो खौफ मुख्तार अंसारी ने इतने सालों तक फैलाया था ना, और जो खौफ का साम्राज्य मुख्तार अंसारी का गौरव खत्म हो रहा था, वो खौफ उसको अंदर खा रहा था कि क्या होगा, मेरा कैसे सिक्का चलेगा, मेरे बेटों का सिक्का कैसे चलेगा, मेरा ये डर खौफ का साम्राज्य खत्म हो रहा है। मैंने जितनी डर से डरा करके इलीगल तरीके से अकूत संपत्तियां जब्त करी थी। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा। जरा आरजेडी की प्रवक्ता, ओके आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान को जोड़िए। सारिका पासवान, ये आप लोग बिहार में बैठकर यूपी का पैटर्न पता कर ले रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं कि एक पैटर्न हो गया यूपी में, हत्या और मौत का फर्क मिट गया है। जरा बताइए क्या आधार है आपके पास ये बात कहने का? देखिए गौरव जी, मुख्तार अंसारी जी ने 2020 में ही एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि इनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। और अभी इसी साल 21-24 को उन्होंने था कि इनके खाने में ऐसी चीज पॉइजन टाइप की कोई चीज है जिससे इनकी जान को खतरा है। बावजूद इसके देखिए कोई सारिका जी मैं आऊंगा आपके पास। अभी कोई टेक्निकल ग्लिच है, आपकी बात सही से नहीं आ पा रही है, बीच में रुक के आ रही, मैं सही करवाता हूं। मैं आप हर्ष जी के पास जाऊंगा। हर्ष जी, मैं आपसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन लेता हूं। देखिए ये तमाम रिएक्शंस तो आ रहे हैं, पार्टियां अपनी अपनी लाइन ले रही हैं, क्या मजबूरी है वो खुद जाने। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी की इस मौत का लोकसभा चुनावों पर असर पड़ेगा और क्या मुस्लिम सेंटिमेंट मजबूत होगा? नहीं, देखिए इसमें तो अब कोई संदेह नहीं रह गया है। वैसे भी मुख्तार अंसारी का परिवार कम से कम 2 लोकसभा सीटें, गाजीपुर और घोसी, यहां बहुत प्रभावी था। 2019 के लोकसभा चुनाव को आप देखें तो मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को हरा दिया, जबकि मनोज सिन्हा बहुत शानदार काम उन्होंने किया था। मंत्री के तौर पर उन्होंने रेलवे मंत्री के तौर पर बहुत कुछ किया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। और घोसी में मुख्तार अंसारी का ही एक नजदीकी अतुल राय जीत गया। यहाँ एक और बात है कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है, मुस्लिम मतदाता बहुत ठीक ठाक है। लेकिन अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी इसमें कूदी है, जिस तरह से अखिलेश यादव इसमें संदेह जता रहे हैं, शिवपाल रामगोपाल जी के बयान आ गए, ये मुस्लिम बहुल जो इलाके होंगे वहां एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का काम किया जाएगा। अब लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। देखिए कुछ गिनी चुनी सीटें थी जो सपा बसपा के गठजोड़ की वजह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई थी, उसमें गाजीपुर और घोसी भी है। अब सवाल यह है कि क्या जौनपुर, गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, लालगंज सुरक्षित, इन सीटों पर जो एंटी पोलराइजेशन होता है वो भी होता हुआ दिखेगा क्या? क्योंकि
दूसरा वाला पक्ष भी निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत होता है वो लागू होगा। तो असर नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन किसके पाले में जाएगा इसके लिए भी देखना हो। ठीक है, पीयूष राय बोल रहे थे वहां पटाखे छूट रहे थे। पीयूष, यहां पर एंटी असर भी हो सकता है, एंटी इंपैक्ट हो सकता है कि मुस्लिम वोट सेंटीमेंट जो है वो मजबूत हो जाए और जो आसपास का इलाका है, मऊ का, गाजीपुर का, घोसी का, आजमगढ़ का, बलिया का, यहां पर मुख्तार अंसारी की सिंपैथी में वो जो पार्टियां आज मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी हैं उनको इसका फायदा मिल जाए। देखिए, मैं आपको ऐसे मिनिमम 10-20 लोग खड़ा कर सकता हूं, उसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जिनके ऊपर मुख्तार अंसारी ने उनके बच्चों का अपहरण, उनके घर में व्यक्ति का हत्या कराना, ऐसे लोग भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और वैसे ही लोगों ने मुझसे कहा कि रमजान के इस पाक महीने में ऐसा उनके अल्लाह द्वारा ये फैसला ही उनके अपने किए हुए मुख्तार अंसारी के किए हुए कर्मों का फल है। आप इसको समझिए, किसी भी हम और आप एक धारणा बनाते हैं कि किसी अपराधी के क्या उसके धर्म है, क्या जात है, लेकिन आम जनमानस में किसी अपराधी को धर्म और जात से नहीं देखा जाता है। ये लोग धर्म और जात से देखे ही नहीं जाते थे। ये लोग ये देखे जाते थे कि ये लोग माफिया हैं, ये लोग लोगों के बनाए हुए संपत्ति को लूट रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को लूट रहे हैं, अपना खजाना भर के अपना घर बना रहे हैं। हाँ, एक एजेंडा जरूर कुछ लोग सेट करते हैं कि गरीबों को मदद कर रहे हैं। गरीब की मदद हर कोई जो समृद्ध व्यक्ति है वो करता है। रॉबिन हुड कहा जाता है पीयूष, रॉबिन हुड कहा जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये एक बनाया जाता है। मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं स्वयं हर साल करीब 51 लड़कियों की शादी कराता हूँ जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, मैं उनकी शादी कराता हूँ। लेकिन मैं इस तरीके का प्रचार समाज में करने नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कोई अपराध भी नहीं करता हूँ कि मैं उसको ढकने के लिए ये बात कहूँ अपने बीच में कि मैं गरीबों पर मदद करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूँ। पीछे वो ग्राफिक्स दिखाइए जरा। हमने एक रिसर्च किया है और रिसर्च की एक बहुत यहाँ पर आंकड़े को रिलेट करते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिएगा। ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े कहते हैं मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनका वोटिंग पैटर्न क्या है। 2022 का विधानसभा चुनाव, जो 20% मुस्लिम वोट है यूपी का, उसमें करीब 80% वोट समाजवादी पार्टी को गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप देखिए बिहार 2020 का विधानसभा चुनाव, यहां महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का कुल 77% वोट गया। इसके आगे बढ़िए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मुस्लिम वोटों का 75% वोट मिलता है 21 के विधानसभा चुनावों में। तो धर्मेंद्र जी, क्या यही वो मजबूरी है जहां एक माफिया डॉन के साथ आपको खड़ा होते हुए दिखना पड़ता है खुद को? हालांकि उसके संबंध के आरोप तो आप लोगों से बहुत पहले से लगते रहे। दिक्कत आप लोगों की ये है कि आप एक पार्ट को दिखाते हो, दूसरे को नहीं दिखाते हो। जो पार्टी एक प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई हो, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आती है तो उस पार्टी से जुड़े हुए हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग होते हैं। उसको इस खाते में बांटना कि इस जाति के लोगों ने इतना वोट दिया, इस जाति के लोगों ने इतना वोट दिया, इसको मैं नहीं मानता। समाजवाद को शायद हो सकता है आप नहीं समझते हो, समाजवाद की परिभाषा आप नहीं जानते हो, तो अभी मेरी गलती नहीं है उसमें। अच्छा, समाजवाद की परिभाषा जरा समझाइए क्या होती है? समाजवादी की परिभाषा यह भी होती है कि जिस आदमी पर 65 केस चल रहे हो उसको टिकट दे दो। जिस पर 150 केस हो उसके केस वापस ले लो, ये होता है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद। जिस पर 85 केस होते हैं उसको वापस ले लो। जो किसानों को कुचल कर मार डाले उसको टिकट दे दो। जो बेटियों का अस्मिता लूट ले उसको सांसद बना दो। जो बेटियों को जन्म दे उसको इनाम दे दो। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। इस पे नहीं बोल सकते आप। 19 में बेटी को जन्म दिया गया, जिस बेटी का रेप हुआ मैं बता देता हूँ, योगी बेटी थाने में शिकायत करने की और उसी थाने के बेटी का दोबारा रेप किया। ये योगी सरकार की पुलिस है क्या? पुलिस से सवाल नहीं कर सकते? ममता काले जवाब दीजिए। ममता काले बताइए मुझे। ओके, जवाब लेते हैं। ओके, धर्मेंद्र जी जवाब लेते हैं। ममता काले। धर्मेंद्र जी आपसे मुझे 2-3 चीजें पूछनी है। आप वैसे तो बड़े समझदार हैं, लेकिन आज आप गलत बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी जिस पर 65 केसेस चल रहे थे, उसके परिवार में टोटल 97 केसेस चल रहे हैं। सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप थी। उन्होंने अवधेश राय की हत्या करी, सही था। कृष्णानंद राय जी को मारा, सही था। बताओ आप, रंगबाजी रंगदारी करता था, सही था। मऊ के अंदर उसने नंगा नाच करा, इतने बड़े आतंक का, वो सही था। उस समय मुलायम सिंह यादव जी चुपचाप बैठे हुए थे, सही था। ये मुलायम सिंह जी के समय पर सुपर सीएम होता था ये आतंकी, वो सही था। इन चीजों पर आप जवाब दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए आज आप एक माफिया के साथ खड़े हैं।
उसकी हृदय गति से रुकने से मौत हो गई, खत्म हो गई बात। क्या बात कर रहे हैं आप धर्मेंद्र भाई? कम से कम कुछ तो सोच करके बोलिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अर्थ का अनर्थ करना गलत है। ये वो मुख्तार अंसारी है जिसने यूपी की हालत खराब करके रख दी। जाके पूछिए ना उन परिवारों से जिनको इससे उठा के मारा है। लोगों की चमड़ियां ये निकाल दिया करता था, लोगों को तड़पा के मारता था। वन बाय वन। धर्मेंद्र जी आपकी आवाज अभी नहीं जा रही। आ रहे धर्मेंद्र जी, आ रहे। ममता काले की बात पूरी हो जाए। धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, अभी आप ही के पास आऊंगा। ममता काले आपकी बात पूरी हो गई आपकी बात? 20 सेकंड। नहीं, मुझे सिर्फ इनसे यही पूछना है कि एक माफिया का साथ ये क्यों दे रहे हैं? 97 टोटल केसेस हैं उसके। ठीक है, आप बताइए धर्मेंद्र यादव, आप एक माफिया का साथ क्यों दे रहे हैं? ओके धर्मेंद्र यादव बताइए। हम जुडिशियल प्रोसेस से सवाल खड़ा कर रहे हैं। अवधेश राय जी को उसने मारा ठीक था, अवधेश राय जी की हत्या करी ठीक था, उसने कृष्णानंद को बोलने दीजिए। ममता जी उनको बोलने दीजिए। ममता काले जी उनको बोलने दीजिए। ममता जी ये बात आप बोल चुकी हैं। ममता जी ये बात आप बोल चुकी हैं, उनको बोलने दीजिए। ममता जी रुकिए। नहीं धर्मेंद्र जी के बोलने से मत बोलिए, मेरे बोलने से बोलिए। अब धर्मेंद्र यादव का टर्न है। धर्मेंद्र यादव अपनी बात पूरी कीजिए, 30 सेकंड। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, जब मुख्तार अंसारी ने पूछिए मत, जवाब दीजिए। पूछेंगे फिर वो बोलेंगे, आप जवाब दीजिए। किस बात का जवाब दें? क्या माफिया के साथ क्यों खड़े हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी भाई, भारतीय जनता मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को पकड़ लिए, उप मुख्यमंत्री को पकड़ लिए। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, पीछे इनकी आवाज सही कीजिए। ओके धर्मेंद्र रुकिए, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। एक मिनट, ममता काले रुकिए। आप सारिका पासवान जुड़ चुकी हैं। ममता जी रुकिए। ममता जी, सारिका पासवान जुड़ चुकी हैं, बहुत देर से उनसे बात नहीं हो पाई। सारिका पासवान, वही सवाल, आरजेडी माफिया के साथ क्यों खड़ी है? देखिए गौरव जी, आरजेडी माफिया के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है यूपी पुलिस और खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और खास करके यूपी में कि क्यों बार बार ऐसी घटनाएं यूपी में हो जा रही हैं कि जो अपराधी पुलिस कस्टडी में है या जो अंडर ट्रायल है उनकी ऐसे संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हो जा रही है। ये प्रश्न तो उठता है और खास करके यूपी के लिए प्रश्न उठता है। देखिए जिस तरीके से अभी मुख्तार अंसारी जी की हत्या हुई, मौत हुई, खैर ये तो जांच का विषय बनता है, ये जब तक जांच में नहीं आएगा और अगर जांच सही तरीके से होगी तो तमाम चीजों का खुलासा भी होगा, क्योंकि स्वयं मुख्तार अंसारी जी ने 2020 में ही एमपी एमएलए कोर्ट में ये शिकायत दर्ज की थी उन्होंने कि उनकी जान लेने की साजिश रची जा रही है और अभी इसी महीने में उन्होंने पुनः। लेकिन मुख्तार अंसारी एक माफिया था, उस पर 65 केस चल रहे थे, परिवार पर 97 केस चल रहे हैं, आपको वो नहीं दिखता? नहीं, इनके लिए तो माफिया जी है, मुख्तार अंसारी जी। नित्यानंद जी चोचले बंद कीजिए मैडम, अपने चोचले बंद कीजिए और थोड़ी पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, प्लीज नो पर्सनल अटैक। तुम्हें प्रॉपर्ली समझ गई सारिका राय जी, आप जो भी हैं, मुझे पता है आप किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करती हैं। डोंट ट्राई दीस स्टंट्स विद मी, डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, डेयर यू डू दिस। ये चोच नहीं, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं। ममता जी, सारिका जी, पर्सनल अटैक नहीं। क्या बोल रही है? नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। अवधेश राय जी बोलिए जिनकी हत्या हुई है, कृष्णानंद राय जी बोलिए जिनकी हत्या हुई है, और मुख्तार अंसारी माफिया, ड्रेडेड क्रिमिनल, रंगबाज, रंगदार, वो था वो जिनके साथ आज आप खड़ी हो रखी हैं। हृदय गति रुक गई, मौत हो गई, 10 दिन से उसको कॉन्स्टिपेशन हो रखा था, वो अपने बेटे को बता रहा था, डर के मारे उसका मलमूत्र नहीं निकल रहा है, तो क्या करेगा कोई भाई? अरे सोच के बोलिए आप, सोच के बोलिए आप। Let her speak. सारिका जी। चुलबुल सिंह कौन है? सोनू सिंह कौन है? मोनू सिंह कौन है? अजय सिंह कौन है? पिंटू सिंह कौन है? अरे अनगिनत नाम ऐसे अपराधियों के यूपी में है। की राजनीति बंद कीजिए, आप तुष्टीकरण की राजनीति बंद कीजिए। आप एक माफिया को पहले माफिया बोलना सीखिए, समझ गई आप? और अगर उनको बोलने तो दीजिए ममता जी, उनका जवाब तो आने दीजिए, सारिका पासवान का जवाब तो आने दीजिए। सारिका बोलिए। इस तरीके से हत्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित, तो जांच तो हो रही है सारिका जी, जांच तो हो रही है। सारिका पासवान, जांच तो आदेश हो गया, अब क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली, जांच के आदेश तो हो गए, अब क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल, जांच के आदेश जो हो रहे हैं, अगर वहां उनके परिजनों को यह संतुष्टि नहीं है कि वहां पे जांच हो, तो निश्चित रूप से वहां जांच ना करके पूरे यूपी को उन्होंने पूरे जिंदगी लूटा, आज वहीं के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लखनऊ से बुलाए गए, विसेरा
प्रिजर्व्ड है, वीडियोग्राफी हो गई, प्रॉपर टाइप तरीके से उनका पोस्टमार्टम हुआ है। अगर कुछ हश करना होता ना मैडम, तो आप लोगों के जमाने में एक मिनट, ओके, समझ गई ना आप? ठीक है, ये नहीं, एक मिनट हर्षी, ओके, ममता जी एक मिनट, ममता जी होल्ड ऑन, सारिका जी रुकिए, हर्षी, ओके, हर्षवर्धन जी, अब हर्षवर्धन जी का टर्न है। एक मिनट, दोनों लोग रुकिए। हर्षवर्धन जी, ये बिहार के पॉलिटिशियन को यूपी में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? हर्षवर्धन जी, देखिए गौरव जी, ज्यादा लंबा समय नहीं बीता है जब एक समय में शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सीवान, गाजीपुर, मऊ और इलाहाबाद, ये अपराध की सबसे बड़ी तिकड़ी थी पूर्वांचल की, बिहार और उत्तर प्रदेश की। ये भी कोई छिपी बात नहीं है कि इन दोनों ही राज्यों में उस समय की जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी, इनसे उनको प्रश्रय मिलता था। साथ में एक ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहते हुए बहुत खराब लग रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम बड़े क्षेत्र में इनको अपना रहनुमा मानते थे। और शायद राजनीतिक दलों को ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव में जो मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटें हैं, वहां इससे कुछ परिणाम पर फर्क पड़ सकता है। बिहार में भी, यूपी से बाहर भी निश्चित तौर पर आप अगर इसको ध्यान से देखें तो सेंटीमेंट जो है ना, वरना मनोज झा को बोलने की क्या जरूरत थी? वरना जिस तरह से मैं तो समझ नहीं पाया, मुझे एक नाम सुनाई दिया कि वो शायद सोनू मोनू सिंह की बात कर रही थी सारिका जी, अगर सही कह रही कि वो कौन है। अरे भाई, वो अपराधी हैं और उनको मेनका गांधी ने चुनाव में हराया, उन्हीं में से एक को। भारतीय जनता पार्टी के सामने वो बसपा से चुनाव लड़ा था। कम से कम आप लोगों को तैयारी तो ठीक करके आनी चाहिए। आप सिंह लगा देखते हैं तो सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जाएंगे, तो आप स्थिति में हो जाती है। नहीं, एक मिनट मैम रुकिए, सारिका जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही करवाते। एक मिनट, पहले मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा। धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी मुझे बताइए, आपके लिए सारिका जी कुछ कहें तो बताइएगा, मैं जरूर सुनना चाहूंगा क्योंकि आवाज ठीक नहीं आ रही, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा। हाँ नहीं, सारिका जी की आवाज सही करिए जरा, सारिका जी की आवाज सही करिए पीसीआर। उनकी कोई टेक्निकल साथ भी कोई अपराधी है तो उसकी भी सर एक मिनट सर, आप रुकना पड़ेगा आपको। स्काइप पे एक ही की ऑडियो आएगी, पीसीआर मुझसे कह रहा है, तो आप सारिका जी बोलेंगी, सब लोग चुप रहेंगे तो शायद उनकी आवाज सही आएगी। सारिका जी बोलिए। गौरव जी, मेरा पूछना सिर्फ यही है कि मुख्तार अंसारी को माफिया बताने वाले लोग ये भी तो बताए ना कि सिर्फ मुख्तार अंसारी ही माफिया है या ब्रिजभूषण को भी ये लोग माफिया मानते हैं, जिन पे कि 106 केसेस हैं। या ये भी ये बताए ना कि धनंजय सिंह, राजा भैया, क्या ये अपराधियों की लिस्ट में नहीं आती है? तो क्यों आखिर अतीक अहमद और मुख्तार, हम अतीक अहमद, हम धनंजय सिंह, हम माफियाओं का रिपोर्ट कार्ड नहीं देख रहे मैम। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आरजेडी के लिए अब्दुल कलाम आजाद एक आइकन है या मुख्तार अंसारी आइकन है? अब्दुल हमीद आइकन है या अतीक अहमद आइकन है? मुझे ये बता दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बीजेपी पे कहां जा रही हैं? आप भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी के साथ नहीं खड़ी है, आप खड़ी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि संदेहास्पद स्थिति में मौत क्यों हो जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि क्यों आखिर। हाँ ठीक है, ये सवाल उठाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके लिए न्यायिक जांच का अब आदेश दे दिया गया है। इसके बाद बहस क्या बचती है? स्थिति में, और खासकर तब गौरव जी ये प्रश्न बनता है कि क्यों मुख्तार अंसारी जी ने जब पहले ही ऑलरेडी ये पत्र लिख करके जाहिर की थी, उन्हें डर था कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल बनता है, उन्होंने तो आई सेकंड यू बनता है, सवाल बनता है। मैं तो ये बोल रहा हूं, उस सवाल के उत्तर के लिए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। अब हम क्या करेंगे? हम तुरंत कंक्लूजन पर जंप करेंगे या हम उस जांच का इंतजार करेंगे? क्या करेंगे हम बताइए। गौरव जी, न्यायिक जांच की मांग कर देना और ये कह देना कि न्यायिक जांच होगी। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी अविलंब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जितने भी अल्पसंख्यक अपराधी हैं जो अंडर ट्रायल हैं, मैं तो कहती हूँ उनकी जान को भी। That's why I'm telling you, यहाँ पे पॉलिटिक्स है कि आपको न्यायिक जांच पे भी भरोसा नहीं है और आपको तुरंत वहां पर आपको माइनॉरिटीज को लेकर आना है। आपकी बात का हर्षी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, हर्षी जवाब देना चाहते हैं। हर्षी बोलिए। एक मिनट, आप रुकिए, सारिका जी रुकिए, अब आप जवाब ले लीजिए। सारिका जी जवाब ले लीजिए, अब रुक जाइए, आप मत बोलिए। गौरव जी, मैंने इसके पहले की टिप्पणी में कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मुसलमान अपराधी होता है तो इससे इलेक्टोरेट जुड़ जाता है। अब सोचिए, सारिका जी कह रही हैं कि भाजपा शासित राज्यों में माइनॉरिटी जितने मारे गए, जो विकास दुबे मारा गया था, मैं कह रहा हूं गुंडा था, अपराधी था, जैसे मारा गया उसकी जांच होनी चाहिए। जीवा माहेश्वरी मारा गया, वो तो मुसलमान नहीं था,
मुन्ना बजरंगी मारा गया, वो तो मुसलमान नहीं था। और मैं फिर से कह रहा हूं, जाति धर्म से गुंडों को देखना बंद करिए। और अगर कोई गुंडा है, कोई अपराधी, मैं तो कह रहा हूं ब्रिजेश सिंह गुंडा अपराधी है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं। अभी धनंजय सिंह अपराधी था तभी तो जेल में गया ना, अभी तो इसी सरकार में अभी जेल में धनंजय सिंह जेल में गया। आप लोग तो टीवी बहस में ये भी कहते थे धनंजय सिंह को भी योगी आदित्यनाथ की सरकार। ओके, धर्मेंद्र यादव बोलिए, क्या बोल रहे हैं? धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं आपकी बात पर। हर्षी, धर्मेंद्र यादव आपकी बात पर रिएक्शन दे रहे हैं। धर्मेंद्र यादव बोलिए। गौरव जी, मैंने शुरू से ही 2 सवाल उठाए हैं। मैंने ये कहा है कि अगर उनकी शिकायत सही नहीं थी तो क्यों योगी सरकार ने जेलर और डिप्टी जेलर का ट्रांसफर कर दिया या सस्पेंड कर दिया? ऐसा क्यों किया? अगर इसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक सामान्य मौत कह रही है तो क्यों पहले से ही धारा 144 लगा दिया? अगर उसे अपने पे शक नहीं था तो धारा 144 क्यों लगा दिया? इस पे हमें जवाब चाहिए। दूसरी बात, जो आप सिटिंग एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं, अगर परिवार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच हो, इसमें कौन सा वो गलत कह रहा है? अगर वो कह रहा है कि जो पोस्टमार्टम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के सीएमओ से ना हो करके एम्स के डॉक्टर से किया जाए, उसमें कौन सी गलत कर रहा है? क्यों अगर हर कोई ये कहे कि मेरे को उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे भरोसा नहीं है, मुझे दिल्ली एम्स पोस्टमार्टम कराएं, तो सबका पोस्टमार्टम आप कराएंगे? आपने अपनी सरकार में कितनों का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया? बताइए, कितने लोग हैं जिनका पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करा अपनी सरकार ने? कितनों पे शो किया था मुझे बता दीजिए आप। कितने मर्डर पे आपने शो कर दिया था? धनंजय सिंह की मौत हो जाएगी तो उस पर भी बोलेंगे भाई जांच करा दीजिए। सर, कोई व्यवस्था होती है या कुछ भी कोई मांग करते हैं उसको पूरा किया जाएगा? ममता काले जवाब दीजिए। ममता काले, दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो सकता? जवाब दीजिए। मुझे बस इनसे, आपने तो बड़े प्रश्न दाग दिए, अब मुझे आप ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों दिया था मुख्तार अंसारी को संरक्षण? पहली बात। दूसरी बात, जो अभी डीएसपी साहब यहाँ पर थे शैलेंद्र सिंह जी, उनको आप लोगों ने क्यों जेल के अंदर डाला था? एलएमजी उन्होंने रिकवर करी थी ना मुख्तार अंसारी से, जो उसने सेना से चुरवा करके लेकर के आई थी और 1 करोड़ में खरीदी थी। क्यों? क्योंकि वो कृष्णानंद राय जी को मारना चाहते थे। उस वक्त किस पर होनी चाहिए थे कार्रवाई? मुख्तार अंसारी पर शैलेंद्र सिंह जी पर। आपने उनकी ये मदद कर दी कि उनको खाने के लिए नहीं था, बच्चों के जीवन को खतरा था, मकान नहीं मिलता था, वो रोते थे। शासन और प्रशासन की धज्जियां उड़ाई हैं। आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए मेरे बड़े भाई। आज आप लोगों को पता क्यों तकलीफ होती है बाबा के शासन से? क्योंकि आपको पता है कि डबल इंजन के सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर का कार्ड खेलना। ओके डन। ओके समय खत्म हो चुका है। हर्षवर्धन जी, चुनाव इसका सबसे बड़ा कारण है। 10 सेकंड। चुनाव इसका सबसे बड़ा कारण है जो इतना हंगामा हो रहा है। एक मिनट धर्मेंद्र जी, 1 मिनट। निश्चित तौर पर ये बड़ा कारण है, लेकिन कहीं ये अखिलेश यादव जी के लिए या समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी। मुख्तार अंसारी पर हर आपको अपडेट देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।